आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है, नोट कर लीजिए आप लोग, साक्षात्कार के प्रमुख अवस्थाएं। साक्षात्कार के प्रमुख अवस्थाएं। एमजेसी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, केवीएस साइंस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। लिख लिया आप लोग? साक्षात्कार के प्रमुख अवस्थाएं। साक्षात्कार की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था, दूसरा है समापन अवस्था। पहला क्या है? प्रारंभिक अवस्था और दूसरा समापन अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार की तैयारी करता है। क्या करता है? जो साक्षात्कार जो लेने वाला होता है वो साक्षात्कार की पहले क्या करता है? तैयारी करता है। ओके, इसके लिए वह रोगी के साथ रोगात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है और तथा यह तय किया जाता है कि किस प्रकार का साक्षात्कार का उपयोग किया जाए। जो साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति होता है ना, पहले उसकी तैयारी कर लेता है कि जो बंदा आने वाला है हमारे पास साक्षात्कार देने के लिए, तो उसे किस सब तरह का क्वेश्चन करेंगे, किस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, यह जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट है मध्यम अवस्था, कि पहले हम बताए थे 2 पॉइंट, लबकी 3 पॉइंट होता है। प्रारंभिक अवस्था, मिडिल स्टेज और तीसरा हो गया क्लोजिंग स्टेज। ओके, बिगिनिंग स्टेज, मिडिल स्टेज और क्लोजिंग स्टेज। तो पहला अवस्था समझ गए, जिसका एग्जाम लिया जाएगा, साक्षात्कार लिया जाएगा। तो जो साक्षात्कारकर्ता है तो वो पहले अगले के बारे में सारा प्लानिंग कर लेता है कि किस तरीके से उससे साक्षात्कार हम लेंगे। ओके, उसके बाद हो गया मिडिल अवस्था, मिडिल स्टेज। ओके, इस अवस्था में साक्षात्कारकर्ता रोगी का वास्तविक रूप में निरूपण करता है। यहाँ मनोवैज्ञानिक जो भी साइकियाट्रिस्ट होते हैं, या मतलब कोई भी चीज मान के चलो कि कोई भी इंटरव्यू होगा साइकोलॉजी का, जो प्रोफेसर बनिएगा तो उसमें इंटरव्यू होगा, डिसर्टेशन वगैरह कीजिएगा, पीएचडी जब कीजिएगा तो उससे भी आपका साक्षात्कार होगा आने वाले स्टेज में, है ना। तो उसमें क्या होगा कि सारा प्लानिंग में पहला अवस्था में सारा प्लान कर लिया जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन किया जाएगा, क्या क्या करना है, नहीं करना है, सारा चीज हो जाएगा। ओके, दूसरा अवस्था में क्या होता है कि उसके बारे में, उस अवस्था में साक्षात्कारकर्ता रोगी का वास्तविक रूप से निरूपण करता है, वास्तविक रूप से। और यहां रोगी से आवश्यक प्रश्न पूछा जाता है, आवश्यक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जो नैदानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त होता है। क्या होता है? उपयुक्त होता है। शुरू में सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि बाद में कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ स्पेशलाइज उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछने के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोगी का रोगात्मक संबंध पर इसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, है ना। तीसरा पॉइंट है क्लोजिंग स्टेज, यानी कि समापन अवस्था। क्या बोलेंगे इसको? समापन अवस्था। तो इस अवस्था में साक्षात्कार की यह अवस्था अंतिम अवस्था होती है। कौन अवस्था होती है? अंतिम अवस्था। और जिसमें साक्षात्कारकर्ता निम्नलिखित बातों पर ध्यान देता है, निम्नलिखित बातों पर ध्यान देता है। तो संरक्षित साक्षात्कार अनुसूची के बचे हुए प्रश्नों के उत्तर रोगी से ले लिया जाता है। ओके, संकलन कर लेते हैं। दूसरा, साक्षात्कार से प्राप्त निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, साक्षात्कारकर्ता रोगी को विदा करते समय उसे धन्यवाद देता है और उसे स्नेह के साथ विदा करते हैं। क्या करते हैं? स्नेह के साथ विदा करते हैं। दूसरा पॉइंट है, नोट कीजिए, विभ्रम। हाँ, 22वां हो गया ये पॉइंट, विभ्रम। ठीक है, विभ्रम प्रत्यक्षीकरण से संबंधित एक प्रमुख मानसिक लक्षण है। ओके, इसमें उद्दीपक की अनुपस्थिति में उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करता है। कोलमैन महोदय जो है 1966 ईस्वी में
विभ्रम में रोगी विभिन्न प्रकार की अजनबी वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण बिना उचित बाह्य संवेदनात्मक उद्दीपक के करता है। ओके, यह लक्षण मनोविद्या के रोगी के विशेष स्थान रखता है। इंद्रियों से संबंधित श्रवण संबंधी तथा स्वाद एवं गंध संबंधित विभ्रम प्रायः पाए जाते हैं। व्यक्ति की जो इच्छाएं, संघर्ष, अपराध भावनाएं एवं आवेश उसके लिए परेशान करने वाले होते हैं, उन्हें व्यक्ति अहंग से बाहर प्रक्षेपित करता है। ओके, 23वां पॉइंट है चेतना के 3 स्तर। क्या है? फ्राइड के सिद्धांत में सांवेगिक द्वंद्वों के स्रोतों एवं परिणामों पर तथा उनके प्रति लोगों द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है। क्या किया गया है? विचार किया गया है। ऐसे विचार करते हुए यह सिद्धांत मानव मन चेतना के 3 स्तरों के रूप में देखता है। मानव मन चेतना के 3 स्तरों को देखता है। प्रथम स्तर है क्या है? कॉन्शियस, यानी कि उसके बाद क्या है? अंतर्गत चिंतन, जिसके अंतर्गत चिंतन होती है, भावनाएं एवं क्रियाएं होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? जिसके प्रति लोग जागरूक रहते हैं। दूसरा है स्तर पूर्व चेतना। पहला क्या है? स्तर चेतना। पहला क्या था? प्रथम स्तर चेतना। उसके बाद जिसके अंतर्गत चिंतन, भावनाएं और क्रियाएं आती है। ओके, जिनके प्रति लोग जागरूक होते हैं। ठीक है ना। दूसरा है स्तर पूर्व चेतना, है ना, प्री कॉन्शियस उसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत मानसिक क्रियाएं आती है। जिसके अंतर्गत मानसिक क्रियाएं आती है। दूसरा, उसके बाद जिसके प्रति लोग प्रति जागरूक भी होते हैं, जब वे उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं। तो चेतना का तीसरा असर है अचेतन। क्या है? जिसके अंतर्गत ऐसी मानसिक क्रियाएं होती है जिनके प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं। ओके, 24वां है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। क्या है? 24वां लिख लीजिए। मनोविज्ञान के इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहारवादी दृष्टिकोण, 24वां पॉइंट लिख लीजिए। हो गया। मनोविज्ञान के इस दृष्टिकोण के अनुसार प्राणी के व्यवहार को पर्यावरणीय कारकों जैसे कि अधिगम, अनुभूति आदि द्वारा सुगठित किया जाता है। इस दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता यह है कि पर्यावरणीय कारकों द्वारा ही व्यवहार का निर्धारण होता है। अतः व्यवहार के कारणों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन पर्यावरणीय कारणों का विश्लेषण किया जाए। ओके, इस दृष्टिकोण में वाटसन, स्किनर, पेवलोव, गथरी और टॉलमैन आदि का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यवहार परिमार्जन द्वारा समस्यात्मक व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए। ओके, इन लोगों द्वारा प्राणी के व्यवहार का विश्लेषण उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया के रूप में किया गया है। ठीक है। और 25वां पॉइंट है, नोट करो, फ्राइड का मनोगतिक उपागम। फ्राइड का मनोगतिक उपागम। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए मनोगतिक उपागम एक अत्यंत लोकप्रिय उपागम है। क्या है? एक अत्यंत लोकप्रिय उपागम है। टॉपिक का नाम लिखे तुम लोग, फ्राइड का मनोगतिक उपागम। ठीक है। यह उपागम सिगमंड फ्राइड के योगदान से परिपूर्ण है। किन से परिपूर्ण है? सिगमंड फ्राइड से, है ना। फ्राइड एक चिकित्सक थे। क्या थे? और उन्होंने अपना सिद्धांत अपने नैदानिक पेशे के दौरान विकसित किया। अपने पेशे के आरंभिक दौर में उन्होंने शारीरिक और सांवेगिक समस्याओं के ग्रस्त लोगों का उपचार सम्मोहन विधि के माध्यम से किया। किसके द्वारा किया? सम्मोहन के बारे में पता है ना क्या होता है? हिप्नोटिज्म कर दिया जाता है, एक क्रिस्टल बॉल लेकर के भी, है ना। तो यहां सम्मोहन उपचार सम्मोहन विधि के माध्यम से किए। कौन किए? फ्राइड महोदय। ओके, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि
उनके अधिकांश रोगी अपने समस्याओं के बारे में बात करने की आवश्यकता अनुभव करते थे और बात कर लेने के बाद वे प्रायः अपने को अच्छा महसूस करते थे। ओके, फ्राइड के मन के आंतरिक प्रकारों को समझने के लिए मुक्त साहचर्य है ना, जैसे कि एक विधि जिसमें व्यक्ति अपने मन में आने वाले सभी विचारों, भावनाओं, चिंतनों को मुक्त भाव से व्यक्त करता है। स्वप्न विश्लेषण और त्रुटियों के विश्लेषण का उपयोग किया है और चेतना के स्तर, व्यक्ति की संरचना, अहंग रक्षा युक्तियों, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं के माध्यम से व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती है। छठा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। क्या है? व्यवहार को समझने के लिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मानसिक अवस्था पर ध्यान देने पर बल देता है। किस पर देता है? मानसिक अवस्था पर ध्यान देने पर बल देता है। व्यवहार को प्रभावित करने में मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि विचार, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, निर्णय करने आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, व्यक्ति जब किसी स्थिति में प्रतिक्रिया करता है तब उसमें बहुत सी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। क्या होती है? बहुत सी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। उदाहरण स्वरूप है कि सर्वप्रथम व्यक्ति उस स्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है, संगठित करता है, चिंतन करता है, निर्णय करता है, तब प्रतिक्रिया करता है। ओके, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से सभी के मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों को समझने में मानसिक प्रक्रियाओं की सहायता ली जाती है। किसकी ली जाती है? मानसिक जो है प्रक्रियाओं की सहायता ली जाती है। यह दृष्टिकोण सदैव तर्क संगत चिंतन के नियम के आधार पर ही व्यवहार की व्याख्या करता है, परंतु कई व्यवहार जैसे फूंक मारने पर पलक झपकना, क्या होता है? जैसे किसी के ऊपर फूंक मारेंगे तो पलक झपकना, आग के पास हाथ जाते हैं तो अपने आप दूर आ जाता है। ओके, अतः कई व्यवहारों को आधार जैविक भी होता है। क्या होता है? हाँ, 27वां पॉइंट है, लिखिए। थोड़ा आज जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको दूसरा क्लास भी अटेंड करना है। ओके, तुरंत समझ आए, तुरंत हाँ तुरंत कर देते कंप्लीट। मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? हाँ, मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास व्यवहारवादी मनोगतिक दृष्टिकोणों के विरोध स्वरूप हुआ है। क्या हुआ है? मनोगतिक दृष्टिकोण के विरोध स्वरूप होता है। ये दोनों ही दृष्टिकोण मनुष्य के मूल स्वभाव, चेतना, स्वतंत्रता, सृजनात्मकता की अनदेखी करते हैं। व्यक्ति का व्यवहार पूर्ण रूप से बाह्य एवं आंतरिक कारकों पर ही निर्भर है। क्या है? बाह्य एवं आंतरिक कारकों पर निर्भर होता है। उसकी स्वयं की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, बल्कि जबकि मानवतावादी दृष्टिकोण मनुष्य की स्वतंत्रता, चेतना और सृजनात्मकता का आदर करता है। ठीक है, मनुष्य में स्वयं को उन्नत करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। हमेशा हर व्यक्ति बचपन से ही चाहता है कि हम बेहतर बने, है ना? तो क्या होता है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि हम बेहतर बने। इस दृष्टिकोण की मुख्य प्रवर्तक अब्राहम मैस्लोव ने और कार्ल रोजर्स ने, इन विद्वानों ने आत्मसिद्धि का प्रत्यय दिया। क्या दिया? आत्म प्रत्यय को प्रमुख मानकर स्वयं उन्नति को एक सतत जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया माना। आधुनिक काल में मानवतावादी दृष्टिकोण बहुत प्रचलित है। क्या है? यह दृष्टिकोण बहुत लुभावना लगता है, परंतु इसकी कठिनाई यह है कि इसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। यह बहुत आशावादी दृष्टिकोण है। इसमें मानव के नकारात्मक पहलुओं की अपेक्षा की गई है। ठीक है, उसके बाद है 28वां पॉइंट, नोट कीजिए। उत्तम स्मृति की मुख्य विशेषताएं। उत्तम स्मृति की मुख्य विशेषताएं लिख लिए। इसमें हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज देखेंगे। क्या देखेंगे? पॉइंट वाइज कि उत्तम स्मृति के क्या मतलब ये सही होता है। पहला पॉइंट है सही ढंग से सीखना। क्या होता है? स्मृति का एक तत्व सीखना है। यदि सीखने की प्रक्रिया सही होती है तो संबंध विषय की स्मृति भी उत्तम होती है। क्या होती है? उसका तरीका सही होगा तो उत्तम आप
कोई भी चीज को एब्जॉर्ब कर पाइएगा, सीख पाइएगा। ध्यान इधर उधर रहेगा तो नहीं सीख पाइएगा, ठीक है ना। इस प्रकार उत्तम स्मृति की एक विशेष सही ढंग से सीखना भी है। ओके, दूसरा है स्थायी धारणा, परमानेंट मेमोरी को कैसे हम लाएंगे, उसके लिए दिया गया। अच्छी स्मृति के प्रबल धारण आवश्यक है। क्या है? अजल धारणा, मतलब कि अच्छी स्मृति लंबा टाइम के लिए अगर किसी बात को याद रखना है तो उसको अच्छे से याद करना आवश्यक है। ओके, प्रबल धारणा वाला विषय शीघ्र स्मरण हो जाता है। इस प्रकार स्थायी धारणा भी अच्छी स्मृति का एक लक्षण है। तीसरा पॉइंट है कि व्यर्थ के तत्वों का स्मरण। प्रत्येक विषय को सीखते समय कुछ व्यर्थ की बातें भी उस विषय के साथ जुड़ जाती है और स्मृति की अच्छी प्रक्रिया उसे कहा जाता है। इन व्यर्थ की बातों की स्मृति विस्तृत कर दिया जाए। अच्छी स्मृति हेतु केवल सार्थक और आवश्यक बातों को ही बाद में याद रखा जाता है। ओके, इसमें बहुत सारी बातें घुस भी जाती है उसमें याद करने से, लेकिन अच्छी बातों को हम लोग याद करके रखते हैं। अब है चौथा पॉइंट, उत्पादक। नहीं, चौथा पॉइंट उसी का हम डील कर रहे हैं, क्वेश्चन की नहीं बता रहे हैं। वही स्मृति उत्तम कहलाएगी जो उत्तम अवसर पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर चेतन के स्तर पर आ जाए। आप कोई भी टॉपिक याद करते हैं या कोई भी चीज सीखते हैं तो वक्त पर वो सीखा हुआ चीज आ जाए तो वही ना बढ़िया हुआ, है कि नहीं। तो यदि अवसर पर चूक जाने के बाद कोई बात याद आती है तो उसे अच्छी स्मृति नहीं कहती। जा हम तो भूलिए गए छलिए, आप याद है ना, एग्जाम भ गए, टाइमो खत्म हो गए, आप याद लेके करिए आंसर। तो सही वक्त पर जो याद आ जाए वो अच्छी स्मृति हुई, है ना। 29वां पॉइंट है, 29वां लिखो, कोहलर के प्रयोग का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। कोहलर के प्रयोग का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। कोहलर वाला जो बताए थे ना कहानी, सब याद ही होगा, उसको फिर से हम बता देते हैं। कोहलर महोदय, मनोवैज्ञानिक, कोहलर के प्रयोग का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे जवाब दीजिएगा? तो इसका है, कोहलर ने, ध्यान दीजिए आप लोग, कोहलर ने मनमानुष के पर किए गए प्रयोग के आधार पर सीखने की कुछ शोध विधियों को दर्शाया। ओके, कोहलर ने एक भूखे वनमानुष को एक बंद कमरे में उसको बंद कर दिया, साइलेंट, हल्ला नहीं करना है ना। इस कमरे में 3 खाली संदूक रख दी। एक वनमानुष को पहले रखा बंद कमरा में और 3 संदूक रख दिया, मतलब खाली डब्बा टाइप का। ओके, इसके अतिरिक्त कमरे की छत पर कुछ केले को लटका दिया गया। उस केले इतनी ऊंचाई पर थे कि उछल कूद करने पर भी वनमानुष उस तक नहीं पहुंच सकता था। ओके, ये स्टोरी लिख देना, जब भी कहेगा कोहलर के कुछ जो है संक्षिप्त विवरण दीजिए प्रयोग के, तो वनमानुष वाला याद कर लेना, है ना। सोच लेना यही रूम है, केला लटका हुआ है, 3 वो डब्बा है, और वो दिमाग लगा रहा है। उछल कूद करने पर भी उसको केला प्राप्त नहीं हो सकता था। तो वनमानुष भूखा था, वह किसी प्रकार से केले को प्राप्त करना चाहता था। विभिन्न प्रकार से प्रयास करते हुए कुछ समय के बाद वनमानुष क्रमशः एक पर एक 3 संदूक रखकर स्वयं उनके ऊपर चढ़ गया। अब उसका हाथ केले तक पहुंच गया और उसने केले प्राप्त कर लिए। वनमानुष द्वारा केले प्राप्त करने की यह युक्ति सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा ही अपनाई गई थी, है ना। सूझ और अंतर्दृष्टि द्वारा ही अपनाई गई थी। 30वां पॉइंट है, लिखो, अल्पकालीन स्मृति की विशेषताएं। अल्पकालीन स्मृति की विशेषताएं। तो अल्पकालीन स्मृति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती है। क्या होती है? अल्पकालीन स्मृति की मुख्य विशेषताएं कुछ निम्नलिखित प्रकार है, हम बताते हैं। धारणा का तीव्र ह्रास। क्या है? अल्पकालीन स्मृति एक विशेषता यह है कि इसमें धारणा का ह्रास अति तीव्र देर से होता है, ठीक है, तीव्र दर से होता है। जैसे मान के चलो कि कल एग्जाम है, जल्दी जल्दी पढ़ लिए, आकर कल जाकर एग्जाम में लिख दिया, शाम होकर सब भूल गए। होता है ना। कभी कभी कोई किसी से नंबर आप पूछते हैं, हाँ क्या नंबर है जरा बताइए भाई साहब, मोबाइल नंबर याद कर लिए, मोबाइल में जो है सो डायल कर दिए, अब मोबाइल को फिर नंबर के वो फिल हुए। ऐसा होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज याद करते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है कि इसमें धारणा का ह्रास अति तीव्र दर से होता है। जितने जल्दी आप उसको सीखते हैं उतने जल्दी
भूल जाते हैं, क्योंकि माइंड में एक दो ये सब बात की याद करके, हाँ बहन हाँ सिक्का पे बता दिया, एक कान सुन लिया एक कान से निकाल दिया, आप बोलते हो ना, है ना। तो अर्थात विस्मरण की गति तीव्र होती है, विस्मरण मतलब भूलने की गति तीव्र होती है। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि अधिगम के 12 सेकेंड उपरांत लगभग 75% तक विस्मरण हो जाता है। यानी कि अगर कोई बात आप किसी से पूछते हैं, अब 12 सेकेंड के बाद 75% वो ध्यान से उतर जाता है, पॉइंटेड बात अगर पूछते हैं तो, ठीक है। ऐसे फिल्म देख के याद आइएगा ना, देख के याद आइएगा तो पूरा याद ही रहता है, क्योंकि फोटोक्रोमिक तरह से हम लोग उसको याद करते हैं, है ना। कोई भी चीज को अगर याद करना है लंबे टाइम तक, चाहे सब्जेक्ट की कोई भी चीज हो, किसी व्यक्ति का नाम भी अगर याद करना है तो अपने मोहल्ले में किसी व्यक्ति से नाम उसको जोड़ दो, वो आदमी सामने आएगा तो तुम्हारा वो आदमी लिंक में नजर आ जाएगा, नाम तुरंत उसका याद आ जाएगा। मतलब कि दिमाग में कोई छवि याद कर लो, किसी व्यक्ति को याद करके मिलता जुलता, नाम से मिलता जुलता, उस व्यक्ति का कभी जीवन में तुम नाम नहीं भूल सकते हो। तो फोटोजेनिक जो कोई भी अगर याद करते हैं तो याद होता है। कहानी तुम पढ़ लो सो और उसको 2 घंटा का फिल्म देख लो तो याद कौन सा ज्यादा होगा, फिल्म देखा हुआ। तो जो चित्र के द्वारा जो आप सीखते हैं समझते हैं वो जल्दी याद होता है, क्या होता है, हाँ। तो यही बताया गया है इसमें कि अधिगम के 12 सेकेंड के उपरांत लगभग 75% तक विस्मरण हो जाता है और 18 सेकेंड के उपरांत केवल 10% ही धारण बचता है। ओके, अर्थात 90% तक विस्मरण हो जाता है। विस्मरण संबंधी से निष्कर्ष पीटरसन और पीटरसन ने प्राप्त किया है कि तथा मर्डॉक ने अपने प्रयोगों के आधार पर इसकी पुष्टि भी की थी। क्या की थी, पुष्टि भी की थी। इस स्मृति में सीखने की मात्रा कम होती है, क्या होती है, और इस प्रकार की स्मृति की एक विशेषता यह भी है कि इसके द्वारा कम मात्रा में सीखना होता है। क्या होता है, कम मात्रा में सीखना होता है। इसके कारण यह इस विधि में अनुभव की मात्रा कम होती है। कोई भी काम कर लिएगा तो अनुभव उतना नहीं होगा। तो अग्रोन्मुखी और पृष्ठोन्मुखी व्यतिकरण विभिन्न परीक्षणों के आधार पर अल्पकालिक स्मृति की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा गया है। इस प्रकार की स्मृति पर अधोमुखी और पृष्ठोन्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तिकरण का प्रभाव पड़ता है। इस तरह से यह टॉपिक समाप्त होता है। टोटल 10 पॉइंट मैंने बताया है आज के डेट में, और इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, अपने शब्दों में लिखने का याद करके लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो आज का दिन ये समाप्त हो जाए, धन्यवाद।